ससुराल में अमीर बेटी की शीशे का और गरीब बेटी की मिट्टी की रसोई। अरे वाह माँ, देखो तो मेरे ससुराल से कितना सुंदर सा क्रिस्टल बॉल आया है। मैं ये हमेशा से मॉल में ही देखा करती थी और इतना महंगा होता था, खरीद नहीं पाती थी, लेकिन अब तो मेरे घर में ही खुद है। सच बताओ, मुझे कांच की चीज ना बहुत पसंद है। अर्पिता, कांच की चीज सुंदर तो होती है लेकिन नाजुक भी होती है, टूटने पर चुभती बहुत है और मुझे डर है कहीं तू भी ऐसी ना हो जाए। माँ, मुझे सब समझ आ रहा है, आप इनडायरेक्ट मुझे क्या कहना चाहती हो? आप अपनी गरीब बेटी के लिए जल रही हो ना मुझसे कि वो मिट्टी के घर में जा रही हो और मैं कांच के घर में। क्या? नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रहने दे, मुझे सब कुछ पता है और इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ कि शादी होने से पहले ही मेरी सासू माँ ने मेरे लिए टीना के जैसे कांच की रसोई बनवाने की हाँ कह दी। पता है, मुझे इसकी कांच की रसोई बहुत पसंद थी। अब वैसी ही रसोई मेरी भी होगी, पर सुहानी तेरा क्या, तेरे तो गरीब ससुराल में मिट्टी की रसोई है जहाँ हमेशा धूल मिट्टी रहेगी। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, ये रिश्ता तोड़ दे। बस करो दीदी, कुछ भी मत बोलो। रमेश जी बहुत अच्छे हैं और माँ जी से भी बात की थी मैंने, उन्होंने तो मुझे अभी से ही बेटी मान लिया है। मेरे लिए कांच की रसोई नहीं, मिट्टी की रसोई मायने रखती है, जो कि मेरी सास ने मुझे बड़े प्यार से शादी से पहले सौंप दी है और मैं उसे और सहेजूंगी। तुम दोनों सगी बहन होकर भी कितना अलग नजरिया रखती हो। खैर जो भी हो, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटी अपने अपने रसोई में खुशी से रहें। 2 हफ्ते बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अमीर बेटी की शादी मयंक से होती है, जबकि गरीब बेटी की शादी रमेश से हो जाती है। दोनों अपने अमीर ससुराल में बहुत खुशी से गृह प्रवेश करती हैं। अगले दिन अर्पिता अपनी कांच की रसोई में जाती है। वाह, मेरी कांच की रसोई कितनी सुंदर है। थैंक यू माँ जी, ये तो टीना की रसोई से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। टीना की रसोई से ज्यादा सुंदर? हाँ माँ जी, मेरी एक फ्रेंड की कांच की रसोई थी, पर ये रसोई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे कुछ बनाना नहीं आता। क्या? तुझे कुछ बनाना नहीं आता और तूने कांच की रसोई बनवा ली? कोई बात नहीं, मैं तुझे जैसा जैसा बताती हूँ तो वैसा कर, क्योंकि ये रस्म तो तुझे करनी ही है। पहले कुकर उठा, इस दाल को धोकर इसमें 6 सीटी के लिए रख दे और पूरी बनाने के लिए आटा छान। जी माँ जी। सुलोचना अर्पिता को खाना बनाने की एक एक चीज बताती है, उसी के अनुसार वो खाना बनाना शुरू करती है। वहीं गरीब बहन अपनी मिट्टी की रसोई में चूल्हे पर स्वास्तिक बनाकर खाना बनाना शुरू करती है। खाने की खुशबू से पति और उसके सास उसके पास आ जाते हैं। आहा, लगता है कोई सूजी का बहुत बढ़िया हलवा बना रहा है। हाँ बेटा, अब मेरी बहू जो आ गई है। माँ जी, मैंने रात को ही छोले पानी में डाल दिए थे, अब वो फूल गए तो छोले बनाना शुरू करूंगी और छोले के साथ भटूरे बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे घर में इतना रिफाइंड नहीं कि तू भटूरे बना सके। कोई बात नहीं माँ जी, उसका भी एक तरीका मेरे पास है। मैं छोले भटूरे की जगह छोले कुलचे बना दूंगी। कुलचे के लिए हमें इतना तेल नहीं चाहिए होता है। अरे वाह सुहानी, तुम तो बहुत समझदार हो। फिर सुहानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना तैयार कर लेती है और घर वालों को मिट्टी के बर्तन में खाना परोसती है। बहू, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। शुक्रिया माँ जी, वैसे मुझे आपकी मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है। इसके गीले होने पर अलग ही खुशबू आती है और इसको साफ करना कितना आसान है। हाँ बहू, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती ना, पैसे खर्च होते हैं ना ही, और मिट्टी का बर्तन शुद्ध माना जाता है। ये तो है माँ जी। सुहानी अपने मिट्टी की रसोई में बेहद खुश थी। वहीं अर्पिता कांच की रसोई में खाना बनाते बनाते आई धूप की वजह से परेशान होने लगती है। हे भगवान, एकदम तेज धूप मुंह पर आ रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी, खाना कितनी देर में पकेगा? बस हो गया बहू, अब तो खाना लिया। सुलोचना वहां से चली जाती है। फिर अर्पिता अपनी पहली रसोई का खाना सबको परोसती है, जो कि सुलोचना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, तूने सब्जी में नमक नहीं डाला, इसमें 2-3 मसाले कम है। मैंने तुझे एक एक चीज बताई, फिर भी तू नहीं बना पाई। माफ कर दीजिए माँ जी, वो शीशे की रसोई की वजह से मैं परेशान हो रही थी, धूप तेज हो गई थी। अब जो भी हो, तूने मुझसे जो मांगा मैंने तुझे दिया। वैसे भी रसोई में तुझे ही रहना, इसलिए तेरी कांच की रसोई बनवा दी मैंने। अब तू जान और जितना जल्दी हो सके खाना बनाना सीख ले। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाई कि शादी के बाद भी मैं ही बनाती रहूं। माँ जी, हम इतने अमीर हैं, एक नौकर नहीं रख सकते। घर के काम के लिए रख सकती हूँ, खाना बनाने के लिए नहीं। क्या अर्पिता, माँ नौकर के हाथ का खाना खाएंगी तुम्हारे रहते हुए? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। दिन गुजरते हैं। मिट्टी की रसोई वाली बहू अपनी मिट्टी की रसोई से बहुत खुश थी। वहीं कांच की रसोई वाली अर्पिता पछता रही थी। कभी तेज धूप की वजह से रसोई में रखा दूध फट जाता, तो कभी बाहर खेल रहे बच्चों की गेंद कांच तोड़कर अंदर आ जाती है, जिससे उसके हाथ में कांच भी लग जाता है। माँ जी, मेरा हाथ! ये बदतमीज बच्चे भी ना, अभी इनके घर वालों को बोलती हूँ। बहू, गलती बच्चों की नहीं है, वो तो हमेशा से ही खेलते। तुझे समझाया था पर तू नहीं मानी। ये तो होता रहेगा, चल तेरे पट्टी कर दूं।
फिर सास बहू के हाथ में पट्टी कर देती है। कुछ दिन बाद वो आराम करती है और सास खाना बनाती है। हाथ ठीक हो जाने के बाद अर्पिता को फिर रसोई में खाना बनाना पड़ता है। कांच की रसोई में खाना बनाते वक्त उसे धूप की टैनिंग भी हो गई थी, साथ ही पसीने भी आने लगते हैं। उफ, ये भयंकर गर्मी भी ना मेरी जान ले लेगी। पंखा चलाने का भी कोई फायदा नहीं रसोई में, और खाने के वक्त तो बिल्कुल नहीं चला सकते। अगर मोटी दीवार होती तो धूप इतनी नहीं आती, और मेरी स्किन भी डल हो गई है। मैं तो पछता रही हूँ इस कांच की रसोई में। दिन गुजरते हैं। एक दिन अर्पिता कांच के कप लेने बाजार गई होती है। तब वहां उसे अपनी बहन मिलती है जो कि मिट्टी के मटके खरीद रही थी। अरे सुहानी, तू ये क्या? मैं कांच का सामान खरीद रही हूँ, तू अपनी मिट्टी की रसोई के लिए मिट्टी का मटका? अरे दीदी आप? हाँ दीदी, गर्मी ज्यादा हो गई है ना, मटके के पानी से बहुत राहत मिलती है, इसलिए खरीद रही हूँ। सीधा सीधा बोलना, तेरे घर में फ्रिज नहीं है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इतने गरीब भी नहीं हैं। घर में फ्रिज है, पर फ्रिज के पानी में वो बात नहीं जो मिट्टी के मटके के पानी की बात है। मुझे पता है तू जता रही है। चल मैं चलती हूँ, मेरे कांच के कप मुझे घर पर ले जाने हैं, कांच की रसोई की शोभा बढ़ाने के लिए। हाँ दीदी, गर्मी में मिट्टी की रसोई में बहुत राहत है। मिट्टी बहुत ठंडी होती है ना, लेकिन आपका कांच का शीशा तो गर्म हो जाता होगा। ये बात सुन अर्पिता को अपनी कांच की रसोई की परेशान बात याद आ जाती है और वह बिना कुछ बोले चली जाती है। कुछ दिनों में बबीता अपनी अमीर बेटी के घर पहुंचती है, जहां वो कांच के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पीती है कि हाथ से वो छूट जाता है। माँ, अपनी अमीर बेटी के ससुराल में आप उसकी कांच की रसोई के बर्तनों को क्यों खराब कर रही हैं? जानती भी हैं कितना महंगा कांच का ग्लास था। चलो इसे अब खुद उठाकर रखो, मैं नहीं साफ करूंगी। अर्पिता तो इतना भाड़ा क्यों रही है? मुझसे गलती से छूट गया था, मैं अभी कर देती हूँ साफ। बबीता ट्रे में कांच के टुकड़े उठाकर रसोई के कांच का दरवाजा खोलती कि पहले से ही चटके होने की वजह से वो पूरा टूट जाता है, और अर्पिता अपनी माँ की बहुत बेइज्जती करती है। करवा दिया मेरे कांच की रसोई का नुकसान, यही करने आई थी ना तुम? चलो जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है मेरे आने की। इतनी बेइज्जती सुन बबीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी छोटी बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां वो प्यार से उसे गले लगाती है और अपनी माँ को मिट्टी के बर्तन में खाना देती है, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देती है। अरे वाह, तेरे हाथों मिट्टी की रसोई बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे तो भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है, और एक बात, मिट्टी के कप में चाय पीकर मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। माँ, यही तो खासियत है मेरी मिट्टी की रसोई और मिट्टी के बर्तनों की। मुझे तो अपनी रसोई में बहुत अच्छा लगता है, धूप की एक रोशनी नहीं आती, मैं तो यहाँ सो भी सकती हूँ, इतनी ठंडी जमीन है रसोई की। हाँ ये तो है। अरे माँ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम रो रही थी ना, अभी क्या बात है? मुझसे पहले दीदी के घर गई थी? बहन जी, कोई बात है तो बता दीजिए। ये सुनते ही बबीता की आंखें फिर से झरझर बहने लगती हैं, तो सुहानी अपनी माँ को गले लगा लेती है। कोई बात नहीं माँ, मैं जानती हूँ उन्होंने कांच की रसोई का बखान किया होगा, मुझसे भी मिली थी, तब भी यही कह रही थी। नहीं, दुख इस बात का है कि उसने अपनी माँ को बहुत सुनाया। अब मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। समझ नहीं आता, एक ही कोख से दो बेटी जन्मी और तुम दोनों में इतना फर्क कैसे है? तू तो मिट्टी की रसोई में भी खुश है, लेकिन कांच की रसोई में जहाँ तक मैं जानती हूँ गर्मी में वो खुश नहीं रह सकती ना। उसे खाना बनाना आता है, पर उसे घमंड बहुत है इस बात का। छोड़। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। आपका मन करे तो मेरे पास कुछ दिन रुक भी जाओ। हाँ बहन जी, कुछ दिन रुक जाइए, आपकी सुहानी सच में बहुत अच्छी है। सो तो है। इस तरह गरीब माँ को अपनी दोनों बेटी का फर्क नजर आता, और कुछ दिन वह मिट्टी की रसोई वाली बेटी के पास रहकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती। वहीं कांच की रसोई से परेशान अर्पिता कांच की रसोई तुड़वाकर मॉडर्न किचन बनवा लेती है। हे भगवान, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ मटर के दानों को उठाते उठाते। कोई फ्रिज के नीचे है, कोई टेबल के नीचे है, कोई कहीं घुसा हुआ है। पूरी रसोई में सिर्फ मटर ही मटर। ये बच्चे और मेरे ससुराल वालों की वजह से हो रहा है। पता नहीं कितना आलू मटर खाने का शौक है। अरे रात की 12 बजे ठंड में कौन आलू मटर खाता है? ये भी नहीं देख रहे किसी को कितनी परेशानी हो रही है। ठंड लग रही है, बस ऑर्डर दे देंगे। अब मैं पक चुकी हूँ, रोज रात को 12 बजे आलू मटर बनाते बनाते। ये कहकर वंशिका अलग अलग जगह से मटर के दाने उठाती है। आखिर वंशिका इतना परेशान क्यों थी, और क्यों उसके ससुराल वाले रात के 12 बजे ही उससे मटर आलू बनवा रहे थे? पूरी बात क्या है, आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां बहू वंशिका अनूप से नई नई शादी करके अपने ससुराल में दाखिल होती है। कुछ दिन तो अच्छे से बिताते हैं, फिर धीरे धीरे ठंड आने लगती है। हॉल में बैठकर सब टीवी देख रहे थे कि अचानक से ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती है। अरे बाप रे बाप, बहुत ठंड लग रही है। पापा मुझे भी। माँ अपनी रजाई निकाल दी थी क्या? अरे हाँ, मैंने 2 हफ्ते पहले ही धूप लगा दी थी। मुझे पता था तुम लोगों को ज्यादा ही जल्दी सर्दी लग जाती है, और लग तो मुझे भी रही है। बहू गर्मा गर्म चाय बना कर लिया।
मैं तो कह रहा हूँ वंशिका तुम हीटर भी ले आओ, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी स्टोर रूम में रखा था ना, मैं लेकर आती हूँ और चाय भी बना लेती हूँ। ये कहकर वंशिका स्टोर रूम से हीटर लाकर रख देती है और चाय पकौड़े बना रही होती है। वो लेकर आती है। इतने में गली में आलू मटर की आवाज आती है और सास ससुर ठंडी हवा में बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे ओ भैया, आलू मटर कैसे दिए हैं? सर्दी तो आई भी नहीं, तुमने मटर बेचना शुरू कर दिया। हाँ, और माताजी ये हरी हरी मटर है, ये भी सिर्फ 30 रुपए किलो, ले लीजिए। इससे मीठी मटर के दाने कहीं नहीं मिलने वाले। अरे मंजरी, तुम आलू लेना मत भूल जाना, अब तो सर्दियों में रोज आलू मटर खाएंगे हम। पापा ज्यादा आलू मटर लेना, मुझे भी आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद है। मैं तो वंशिका से ज्यादा बनवाऊंगा। और सुबह नहीं बनेगी आलू मटर की सब्जी, रात को बनेगी। सुबह बनती है तो ऑफिस में ठंडी ठंडी खानी पड़ती है, रात को मैं गरम गरम खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बहू से रोज रात को ही आलू मटर बनवा लूंगी। चौखट पर खड़े होकर वंशिका हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लिए सब देख रही होती है। अभी तो इन सब लोगों को इतनी ठंड लग रही थी कि हीटर निकालवा लिया और अब ठंडी हवा में बाहर खड़े हो गए। पता नहीं क्या सब आलू मटर के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसा भी क्या है आलू मटर में जो ये रात को खाना चाहती हैं, दिन में नहीं? भाभी आलू मटर देखकर कुछ सोच रही हो ना अपने मन में? हाँ भाभी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। हमारे घर में आलू मटर का बहुत क्रेज है। अच्छा पापा जी आ जाइए, चाय पकौड़ी ठंडा हो रहे हैं, आपको ठंड लग जाएगी। हाँ बहू, आए बस। दोनों 5-5 किलो आलू मटर लेकर घर में आते हैं और बहू के सामने रख देते हैं। लो बहू, ये 5 किलो मटर और 5 किलो आलू हैं, इनको छील लो, अच्छे से धो लो। 1 किलो तो आज रात को ही बना देना। वो क्या है ना, सबको आलू मटर बहुत पसंद है। अब से 12 बजे ही हम सब डिनर करेंगे। वाह भाभी, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। ऐसे वंशिका कल गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो हम 8-9 बजे तक रात में डिनर कर लेते थे, ये अचानक से रात में 12 बजे डिनर क्यों करना है? वैसे भी अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है। अरे इसलिए तो बोल रही हूँ, बहू घर में इतनी जल्दी कोई खाना नहीं खाता है। 8 बजे खिला देगी ना, सबको भूख लगेगी, सर्दी का टाइम है, तो हम सब रात को 12 बजे खाना खाएंगे। और 12 बजे आलू मटर खाने का मजा ही अलग है, गरम गरम पूरी के साथ बनाना, धनिया डालकर। लगता है मेरे ससुराल वाले पागल हैं जो रात के 12 बजे आलू मटर खाने को कह रहे हैं। अरे मैं सोऊंगी कब, उठूंगी कब? ठंड में तो उठा ही नहीं जाता, और फिर उनके झूठे बर्तन भी साफ करने होंगे। हे भगवान, ये क्या नया स्यापा शुरू हो गया। बहू बना देगी ना तू? हाँ माँ जी, बना दूंगी। रात के 11 बजे बहू आलू मटर छीलना शुरू करती है और ठंडे फर्श पर उसे बहुत ठंड लगती है। बाप रे बाप, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं खाना बनाऊंगी तो कब बाकी का काम खत्म करूंगी? कुछ नहीं समझते हैं ये लोग। ये कहकर वंशिका आलू मटर बनाकर घर वालों को रात के 12 बजे ठंड में खाना परोस देती है, जिसे बड़े मन से ससुराल वाले खाते हैं। अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया आलू मटर की सब्जी बनाई है, ऐसे ही कल रात को भी बनाना। हाँ बहू, सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, और आलू मटर की सब्जी दे दे। आहा, मजा आ गया। आलू से ज्यादा ना मटर ज्यादा अच्छी लगती है। वंशिका और सब्जी डाल दो, गरम गरम पूरी भी, ये भी दे दो, लेकिन कल पूरी नहीं पराठे बनाना। जी ठीक है। यहाँ गरम गरम पूरी आलू मटर बना बनाकर मेरी हालत खराब हो गई है, और इनको पूरी पराठे चाहिए। ऐसे ही आलू मटर रोज रोज के 12 बजे खाने का रिवाज जारी रहता है। ठंड और बढ़ जाती है, घर में आलू मटर बना बनाकर खत्म हो जाते हैं एक दिन। चलो अच्छा है, आलू मटर खत्म, अब मैं कोई भी और सब्जी बना सकती हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही आ रही थी। वो फ्रिज में सब्जी खत्म हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ सर्दी की और सब्जी ले आती हूँ, जैसे कि आलू, मेथी, पालक, सीताफल, ये सब बहुत दिन हो गए हैं। नहीं बहू, हमारे घर में आलू मटर खाते हैं, ये आलतू फालतू सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ससुर कट्टा भर के आलू मटर की बोरी ले आता है। अरे सब्जी की टेंशन खत्म, देखो कितनी सारी आलू मटर लेकर आया हूँ, 10-10 किलो है। अब की बार इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और बहू, अब तो इसके तुम आलू मटर के पराठे बनाना, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हम सबको भी थोड़ा सब्जी से छुटकारा मिल जाएगा। पर आलू मटर से कैसे छुटकारा मिलेगा? वंशिका रसोई में आलू मटर छीलने चली जाती है और थक कर नंद के पास जाती है। दीदी बहुत ठंड हो रही है, ये भी ऑफिस से आने वाले हैं, 10 बज गए। मेरे साथ जल्दी से आलू और मटर छिलवा दीजिए ना, मुझे बनाना भी है और रसोई भी साफ करनी है।
अरे क्या है भाभी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बिस्तर में लेटे रहने दो ना, मेरे पास हीटर भी नहीं है, आप अपने आप मटर आलू छील लो। ठीक है दीदी, मैं अपने आप कर लूंगी। फिर जैसे तैसे ठंड में कांपते हुए रात में वंशिका आलू मटर पीसती है और फिर अलग से आटा गूंथ कर आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। सबको गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाते खिलाते 12:30 बज जाते हैं। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, दीदी, सबको और आलू मटर के पराठे चाहिए। अब बस थोड़े से ही आलू मटर हैं। अरे बहू, मन खराब मत कर, अभी तो हम सब 5-5 और आलू मटर के पराठे खाएंगे, जा और बना ले। बेचारी वंशिका को आलू के पराठे बनाकर देने में रात के 1 बज जाते हैं और रसोई के बर्तन साफ करते करते 2। परेशान होकर ठंड में कांपते हुए बिस्तर पर जब वो लेटती है तो छींक मारने लगती है। पति भी उसकी शिकायत नहीं सुनता है। इस तरह ससुराल वाले बहू से रोज रात को 12 बजे आलू मटर बनवाते हैं। एक दिन तो सास ससुर के दूर के बहू बेटे घर पर अपने बच्चों के साथ रहने आते हैं, तो वो बच्चा वंशिका के सारे छिले हुए मटर को रसोई में गिरा देता है और बेचारी को मटर इधर उधर से उठाने पड़ते हैं। दिल भर गया मटर मटर देखते देखते, और अभी मटर को उठाना भी पड़ रहा है। बच्चे को लाना जरूरी था क्या? अब इन लोगों के लिए भी आलू मटर बनाओ। ओहो डुगू, चलो बेटा यहाँ से चलो, शैतानी नहीं करते। वंशिका तुम ये सब उठा लो और फिर रात को अपने हाथ का आलू मटर खिलाना। हाँ जरूर। फिर वंशिका रात के 12 बजे आलू मटर बनाकर रिश्तेदारों को भी खिलाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मंजरी एक टोकरी में हरी मोतियों को लाकर रसोई में रख देती है। देख, मुझे ये हरी मोती बहुत पसंद आई, बिल्कुल मटर जैसी लग रही है, और इसकी एक सुंदर सी माला बनाकर मुझे दे देना, ताकि मैं कल शादी में पहन कर जाऊं। इसलिए मैं तुझे यही देकर जा रही हूँ, कहीं तू भूल जाए। जी माँ जी। सास चली जाती है तो रात को 12 बजे जब बहू आलू मटर बना रही होती है तो लाइट चली जाती है और सास के जबरदस्ती कहने पर भी अंधेरे में मटर की जगह आलू में हरे मोती की टोकरी डाल देती है। कुछ देर बाद मोमबत्ती जलाकर जब सब लोग अंधेरे में खाना खाते हैं तो सबके दांत में दर्द होता है। मेरे दांत। तेरे दांत को छोड़, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है, इतने कड़क आलू मटर। हे भगवान, कहीं मैंने अंधेरे में मटर की जगह मोती तो नहीं डाल दिए, देखती हूँ। लाइट आ जाती है और वंशिका रसोई से मटर की टोकरी लेकर आती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबके दांतों में दर्द हो गया, पर आप भी तो मानते नहीं है ना, अंधेरे में भी आपको आलू मटर बनवाना था, आप भुगत लीजिए। और मैं भी रोज रोज आलू मटर खाकर बनाकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरी बस की बात नहीं है रात को रोज 12 बजे आप सबके लिए आलू मटर बनाना। ऐसा ही है तो मैं भी जा रही हूँ, ये लीजिए अपने दांतों में रख लीजिए, क्योंकि आप सब तो सुधरने वाले नहीं है। ऊपर से अनूप, तुम भी मेरा साथ नहीं देते हो। अरे इतना भी किसी का क्या मन कि दूसरे इंसान को परेशान कर दो, और रसोई में मेरी कोई मदद भी नहीं करवाता है। ठीक है, हम सब की गलती है। बहुत दर्द हो रहा है, मोती ज्यादा ही तेज चबा लिया। ठीक है, अब से हम कोई भी आलू मटर नहीं खाएगा। हाँ बहू, बस तू कहीं नहीं जाना। इस तरह ससुराल वालों को बहू की परेशानी समझ आ जाती है और वो सब आलू मटर छोड़ देते हैं और कुछ दिनों तक खिचड़ी चावल खाकर दांत का दर्द ठीक करते हैं, जिससे वंशिका की भी टेंशन खत्म हो जाती है।